आज के इस शब्दोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, श्रीमान कपिल मिश्रा जी, राजीव तुली जी, हर्षवर्धन जी, आज ही जिन्होंने शायद संस्कृति मंत्रालय ज्वाइन किया, श्री के महेश जी, और यहाँ उपस्थित आप सभी को शब्दोत्सव के इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे कोई कार्यक्रम होता है तो कल्पना तो भव्य ही होती है, लेकिन हर बार वो भव्य होता नहीं है। लेकिन वास्तव में कहूँगा कि इस बार का आयोजन वास्तव में बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारे अच्छे लोग आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये जोश मुझे लगता है कि केवल अभी 3 दिन नहीं, आगे भी बना रहे, ताकि जो यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि ये पहला ज़रूर हो लेकिन आखिरी नहीं, बार बार होगा, तो अगली बार और उत्साह के साथ हो, इसके लिए बहुत सारी शुभकामना। वैसे शब्दों के बारे में ऐसा है कि हमारी परंपरा में ये कहा जाता है कि ओम ऐसा एक पहला शब्द था जिसकी ध्वनि से बाद में हमने ध्वनि को समझना प्रारंभ किया, और वो जो एक सात्विक या दैवी ऐसा जो स्वर था ओमकार का, ओम का, और उसके बाद फिर उसके ही रूप में, जैसे ईश्वर के कई रूप में ईश्वर प्रकट होता है, वैसे ही शब्दों का प्रकटन हुआ। मैंने अपने बचपन में संत ज्ञानेश्वर जी को समझने का प्रयास किया। संत ज्ञानेश्वर जी संत परंपरा की काफ़ी वरिष्ठ संत है, तो उन्होंने शब्द को ब्रह्म स्वरूप कहा है कि शब्द ये ब्रह्म स्वरूप है, और इसलिए शब्दों को जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो एक सकारात्मक भाव मन में रखते हैं कि क्योंकि ये ईश्वर की आराधना है, और इसीलिए शब्दों को हमारे यहाँ बहुत अच्छे से, शब्दों को इतनी पवित्रता से हमारे यहाँ संजो कर रखा गया, और इसलिए उन शब्दों की साधना करने वालों को भी ये कहा गया कि आप अपने जीवन को भी पवित्र रखो, अपने जीवन को भी सात्विक रखो, अपने जीवन को शुद्ध रखो, और इसको ईश्वर आराधना की तरह शब्दों की आराधना करो। इसलिए हमारे पूरी परंपरा में, चाहे वेदों के ऋषि हो या चाहे उपनिषद के ऋषि हो, रामायण महाभारत लिखने वाले लोग हो, संत वाल्मीकि से लेकर, ऋषि है वाल्मीकि तो हमारे लिए, तो ऐसे सबकी अगर हम परंपरा देखेंगे कि जिन्होंने ऐसे चिरंतन साहित्य का निर्माण किया, जो शब्द आज हमारे लिए अमृत के समान है, जो आज भी हमारे लिए पथदर्शक है। या उसके पश्चात हम योग के बारे में आज सुनते हैं, योग शब्द का निर्माण है, पतंजलि ने उसको इस तरीके से वर्णन किया है उस बात का। तो ये सब जो हमारी परंपरा में शब्दों का जो वर्णन है, ये वास्तव में बहुत एक आराधना साधना के रूप में किया गया है। कभी कभी आजकल जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है शब्दों के पीछे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया में हर तरह के तत्व होते हैं। कुछ तत्वों ने इन्हीं शब्दों का, क्योंकि अ से ज्ञ तक शब्द तो वही रहते हैं, अक्षर तो वही रहते हैं, उन अक्षरों से ही ऐसे ऐसे शब्दों के वर्णन किए हैं, ऐसे ऐसे अर्थ बना दिए, और जिसने बहुत मतलब एक विपरीत साधना में उन्होंने शब्दों को उपयोग किया, और जिसके कारण दुनिया के बहुत सारे समाज के लोगों को, सिविलाइजेशंस को भ्रमित भी किया।
उससे ऐसी ऐसी विचारधाराओं का निर्माण किया जिसने पूरी दुनिया को पीढ़ियों तक भ्रमित किया। और इसीलिए हम जानते हैं कि वो इन शब्दों के माध्यम से ही पूरा खेल दुनिया में चल रहा है। ये शब्द में ताकत भी बहुत होती है। अगर सही दिशा में जाए, अगर गलत दिशा में जाए तो वो विध्वंस करता है, और सही दिशा में जाए तो वो जीवन का उत्सव बनता है। वही मुझे लगता है शब्दोत्सव का हमारा अर्थ है। और इस अर्थ में, इसलिए इसमें सकारात्मकता या लोक कल्याण जो है, जो भारत की संस्कृति का उद्देश्य है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, वो अंडरलाइन है। अन्यथा शब्दों का उपयोग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज हमारे देश में कई सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनके इतने सुंदर सुंदर अर्थ हैं। अब हमारी परंपरा, हमारा धर्म, मतलब बहुत सारे शब्द हैं, परंतु ऐसे सुंदर शब्दों के भी अर्थ विपरीत अर्थ में स्थापित करने के प्रयास हुए हैं। परंपरा, सनातन, धर्म, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। अगर आप कोई पूजा पद्धति करते हो, आप विश्वास रखते हो, उसको अंध के साथ जोड़ना, तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का खेल बहुत ज़्यादा हुआ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोग बचपन से वो राक्षसों की कहानी सुनते थे, और राक्षस की कहानी में होता था कि कोई ना कोई मायावी रूप में आते हैं, और वो मायावी लोग जो होते हैं, वो मायावी अपनी माया से ऐसा एक आवरण उत्पन्न कर देते हैं कि आपको जो सत्य है वो दिखता नहीं है, और उसके विपरीत ही आपको दर्शन होता है। तो मुझे लगता है कि इस शब्द की दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी मायावी शक्तियां हैं जो शब्दों का मायाजाल भी तैयार करते हैं। कभी कभी फ्रीडम के नाम पर एक बड़ा मायाजाल खड़ा किया गया। स्वतंत्रता तो एक बहुत सुंदर वस्तु है, स्वतंत्रता का अर्थ तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस स्वतंत्रता के नाम पर भी देखिए कैसे कैसे आंदोलन हुए हैं, और उन शब्दों को बिगाड़ कर आपस में स्वतंत्रता क्यों चाहिए, ताकि हम स्वाधीन रहे, ताकि हम सबको जोड़ सके। भारत को स्वाधीनता क्यों चाहिए थी? ताकि हम मुक्त रूप से अपने हिंदू चिंतन के अनुसार सबको अपना मानकर जोड़ सके। हम उस बंधन में फंस गए थे। परंतु कई लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में फ्रीडम के नाम पर, स्वाधीनता के नाम पर बहुत सारे ऐसे विपरीत आंदोलन खड़े हुए हैं। समाज के अलग अलग वर्ग, अरे भाई हम सबका मिलकर एक फ्रीडम होता है, लेकिन अलग अलग लोगों को, उसी फ्रीडम को अलग अलग लोगों का अलग अलग फ्रीडम, ऐसे कैसे होता है? हम सब मिलकर अगर फ्रीडम का विचार करेंगे, अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि इन शब्दों का जो पूरा मायाजाल रचा गया है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है, क्योंकि इसके नाम पर कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई। जहाँ चीज़ प्रारंभ हुई पश्चिम में महिलाओं की स्वतंत्रता के नाम पर, वो फेमिनिज्म प्रारंभ हुआ, और वो महिलाओं की स्वतंत्रता का कोई उसमें से अर्थ निकला कि नहीं निकला ये तो समीक्षा का विषय है, परंतु उसने समाज की पारिवारिक व्यवस्था को जरूर खतरे में डाल दिया। और पश्चिम में वो पहुँचते पहुँचते वो आज बुकिज्म तक पहुँच गया है। वास्तविक मूल प्रश्न है कि हम अलग अलग सबको देखेंगे या सबको एक साथ देखेंगे। सबकी स्वाधीनता का प्रयोग और अगर संदर्भ हम एक साथ जोड़ेंगे तो सब मिलकर हमारी एक दूसरे की स्वाधीनता को, फ्रीडम को हम संरक्षित कर सकते हैं। और इसलिए आज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि शब्दों को सही अर्थ में हम प्रस्तुत करें, शब्दों को सही अर्थ में, सकारात्मक अर्थ में, लोक कल्याण के रूप में, लोक हित के रूप में हम शब्दों को प्रस्तुत करें, उसके उन अर्थों को प्रस्तुत करें। और आज मुझे लगता है कि जब हम इंटरनेट के ज़माने में एआई तक पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, और जिसमें बहुत सारे सोर्सेस उपलब्ध हैं,
आजकल पहले तो विकिपीडिया था, पता नहीं कहाँ से वो कुछ गूगल में कभी कभी होता है ना, कहीं से कहीं पहुँच जाते, तो विकिपीडिया तो पता लगता है मुझे कि रॉन्ग गूगल है, वो गूगल मैप है, वो कहीं से हम चलते हैं और कहीं दूसरी दिशा में ले जाता है, वो कहीं और ही पहुँचा देता है। फिर अब नया आया, मेटा आया, अब ग्रोक भी आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अब कभी कभी बहुत अच्छा ज्ञान हम लोगों को मिलता है, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है और उसने बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया है। इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम एआई के ज़माने में हैं। हमारे पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है, परंतु ये एक जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि एआई की क्षमता बहुत ज़्यादा है। शब्दों को, करोड़ों शब्दों को एक साथ कई भाषाओं में वो इधर से उधर अनुवाद करके एक साथ वाक्यों को बनाकर आपका दिमाग चलने से पहले बनाकर परोसकर प्रस्तुत कर सकता है। और इसीलिए ये कोई भी तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी, उस पर घोड़ा बहुत तेज़ हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवार भी उतना तेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घोड़ा फिर सवार पर चढ़ जाएगा। तो इसलिए हम एआई के ज़माने में, जब हमारे पास सबसे तेज चलने वाली ऐसी एक तकनीकी हमारे पास आई है हमारे हाथ में, और इसीलिए ये केवल तकनीक के लोगों के जिम्मे अगर छोड़ दिया, और जो शब्दों को जानते हैं, जो शब्दों के ज्ञान को जानते हैं, उन्होंने अगर इस बात को अपने को नहीं जोड़ा, तो मुझे लगता है कि ये बात सही दिशा में नहीं जाएगी। और इसीलिए आज हम जब शब्दोत्सव में बैठे हैं, तो उन शब्दों को आधुनिक से आधुनिक जो साधन आए हैं उनके साथ हमें जोड़ना आवश्यक है। हमारे ज्ञान को उसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोफेसर गणेश रामकृष्ण ने मुंबई आईआईटी में, वो ज्ञानम भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें वो एआई के साथ ऐसे सारे शब्द, हमारी जितने भी सांस्कृतिक शब्द हैं अपनी भाषाओं में, बोलियों में, गांव-गांव में जितने भी हमारा ज्ञान है, जितने भी भाषाओं में वो शब्द है, उन सब को समेट कर हमें अपनी भाषा में, अपने जो उसका वर्षन है, मतलब उसका जो अर्थ है, संदर्भ है, उसको जोड़कर उसको प्रस्तुत करने का ज्ञान एआई के साथ मिलकर वो ट्रेन कर रहे, वो उस तरीके से मॉडल्स बना रहे हैं। मुझे लगता है इसमें उन लोगों, ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो इस तरीके से हमारे देश के ज्ञान को उसके साथ जोड़ ले। तो मुझे लगता है ये बहुत कम समय का काम है, 2-3-4 साल का काम है, और बहुत सारे हमारे युवा, मुझे खुशी की बात है कि मैं जितनी भी जगह जा रहा हूँ, हमारे युवा बहुत सारे लोग उस प्रकल्प के साथ जुड़कर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आपके शब्दों को कैसे आप उन सारे तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं, तो ये कोई भी ज्ञान हमारा, जैसे हमारी पुरानी पीढ़ियों में विपरीत परिस्थितियों में अपने ज्ञान को बना के रखा, विपरीत परिस्थितियों में, आज मुझे लगता है जब ये नया तकनीक आया है, तो ये बहुत जिम्मेदारी होगी कि हम ये सारा ज्ञान नई तकनीकी के साथ हम लोग नई पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर सकें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आजकल समाज में, जैसे मैंने कहा कि शब्दों के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारी शब्दों के बारे में उत्सवों में डिबेट्स होती है बहुत सारी, तो कई कुछ लोग होते हैं कि डिबेट को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, बड़े ख़राब शब्दों का उपयोग भी करते हैं, कभी कभी जो बात मंच पे नहीं करनी चाहिए वो भी करते हैं। अब उसके जोश में कुछ दूसरे लोग भी जो होते हैं, जो अच्छे होते हैं, भले होते हैं, वो भी जोश में आ जाते हैं और वो भी एक्शन रिएक्शन में शुरू करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निश्चित रूप से बात कितनी भी गुस्सा लाने वाली हो, और वो हमारे धर्म, संस्कृति, हमारा भारत देश, राष्ट्र, इसके ऊपर आने वाली हो, तो हमें गुस्सा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हम उनसे, उनके एक्शन रिएक्शन में ना जाएं, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसलिए क्रिया, प्रतिक्रिया और होता है प्रतिसाद। तो हम जो बोलेंगे, प्रतिसाद वो होता है रिस्पॉन्स जो हमने सोच समझकर अपनी शैली में, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी भाषा में, लेकिन मजबूती के साथ। कई बार ये लगता है कि खराब शब्द उपयोग करने से वही भारी होते हैं, नहीं, आपकी मजबूत बात पूर्ण भावना से, अच्छे तथ्य के साथ, वो ज़्यादा हमेशा भारी पड़ती है। सत्यमेव जयते। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्व की बात है। मैं आपसे फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ,
और निश्चित रूप से ये जो हमारा शब्दों का उत्सव है ये वास्तव में एक अच्छी परंपरा को मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करेगा। यही आशा और विश्वास करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।